बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मतीउल्ला जान साहब और अमानत गिशकोरी साहब। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक तवील अरसा के बाद एक अहम समाअत हुई है और अहम समाअत की है जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने। जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी इस बेंच में शामिल थे। मुकदमा है बहरिया टाउन का। मलिक रियाज साहब, जो कि आपको मालूम है आजकल ज़ेर अताब हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो नीलाम हो चुकी हैं कुछ, और कुछ होने जा रही हैं। उस हवाले से फारूक एच नायक साहब ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया और दूसरे ही दिन अब आज उनका मुकदमा मुकर्रर हुआ। जो स्टे वो मांग रहे थे वो तो नहीं मिला, मगर कुछ अहम ऑब्जर्वेशंस हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस बताई जा रही हैं, क्योंकि उनसे ये जो मुकदमा है इसका अब एक नया रुख भी सामने आ रहा है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि विन विन सिचुएशन पैदा हो रही है, बिलखसूस फारूक एच नायक साहब के लिए। मती भाई, मैं पहले अमानत जी जी किशोरी से बिल्कुल। आज की समाअत का अहवाल पूछ लेता हूँ। अमानत किशोरी साहब, आज की समाअत में हुआ क्या है और इस केस का थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड भी बता दीजिएगा नाजरीन के लिए। बिल्कुल। अदिल साहब जैन मलिक साहब जो कि दामाद हैं मलिक रियाज साहब के, और बैरिया टाउन के मामलात भी देखते हैं, तो उन्होंने प्ली बारगेन की थी जब जाली अकाउंट केस चल रहा था। तो उसके अंदर उन्होंने जब प्ली बारगेन कर ली तो उन्होंने कहा जी कि अब कानून बदल गया है तो मैं प्ली बारगेन नहीं करना चाहता, तो मैं वापस लेता हूँ। उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की। जब प्ली बारगेन उन्होंने ख़त्म कर दी तो उसके बाद नैब ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी कि आपने अभी वो फाइनल स्टेज पे नहीं था तो आप कैसे वापस ले सकते हैं। और उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई ये की कि उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस तो बने, वो अभी पेंडिंग है, नैब के अंदर ही उन्होंने दरख्वास्तें दी हुई हैं, लेकिन उन्होंने उनकी जायदाद नीलाम करना शुरू कर दी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी फैसला दे दिया कि भाई आप कर सकते हो जायदाद नीलाम। तो वो उस जायदाद नीलामी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आए। फारूक एच नाइक साहब जो कि सीनियर वकील हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी वकील हैं, सेनेटर भी हैं, जुडिशल कमीशन का भी मेंबर हैं, तो वो उनके वकील हैं जैन मलिक साहब के। और कल उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी परसों, तो रात को वो कहते हैं कि 12 बजे मुझे बताया गया कि आपका केस लग चुका है। तो आज जब केस की समाअत हुई तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान उस बेंच की सरबराही कर रहे हैं, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब तीनों अपनी बेंच का हिस्सा हैं। तो जजेस ने सबसे पहले ये पूछा कि आपका जो केस है उसमें आपने जो मेन आपकी अपीलें हैं उसके साथ कुछ CMAs भी फ़ाइल की हैं, तो हमारे सामने तो सिर्फ CMAs लगी हुई हैं, मुतफरिक दरखास्तें लगी हुई हैं, तो मरकज़ी अपीलें तो लगी नहीं हैं। तो यह दिलचस्प सूरत हाल पैदा होगी कमरे अदालत में कि मरकज़ी अपीलें फ़िक्स नहीं हुई और CMAs लगा दी गई। तो फिर रजिस्ट्रार ऑफिस से पूछा गया तो उनके बंदे आए, उन्होंने कान में कुछ बताया जैसे अमीनुद्दीन खान साहब को कि जी क्या हुआ, कैसे लगाई। वो उन्होंने वजह नहीं बताई कि कैसे CMAs लग गई और मेन अपीलें नहीं लगी। तो उसके बाद वो कहते हैं चलें जी डेट दे देते हैं आपको अगले हफ्ते की, तो फिर ये मामला सुन लेंगे। तो फारूक एच नाइक साहब कहते हैं कि सर आप स्टे दे दें क्योंकि नीलामी हो चुकी है, तो ये गैर कानूनी अमल शुरू हो चुका है, इसको रोक दें। तो अमीनुद्दीन खान साहब कहते हैं नहीं, अभी इस पर तो हम आर्डर नहीं कर सकते जब तक दूसरी साइड नहीं आएगी, नैब को नहीं सुनेंगे हम। तो जैसे नईम अख्तर अफगान ने अहम ऑब्जर्वेशन दी हैं, जैसे स्टार्ट में आपने बताया कि उन्होंने पूरा जो केस था, जो नीलामी थी, उसको ही इलीगल करार दे दिया उन्होंने। और उन्होंने ये कहा कि नैब का अपना कानून ये कहता है कि अगर कोई भी बंदा किसी भी स्टेज पे प्ली बारगेन ख़त्म कर सकता है, और जो ही प्ली बारगेन ख़त्म होती है तो वो बंदा मुलजिम बन जाता है, एक्यूज़ होता है। तो एक्यूज़ जो है उसके खिलाफ कार्रवाई चलती है, तो अभी उसके खिलाफ कार्रवाई पेंडिंग है। तो आप नीलामी कैसे कर सकते हो? मतलब नैब अपने ही कानून की कैसे खिलाफ वर्जी कर सकता है? और उनको इतनी जल्दी क्यों थी कि फौरी आपने नीलामी शुरू कर दी, और वो किसको वो नीलामी हुई, सैयद साहब ने खबर दे दी थी ना इस वजह से। जो भी उनकी वजह बनी। तो वो कहते हैं कि हमारे सामने रेफरेंसेस की कॉपियाँ ही नहीं है कि कितने रेफरेंस उनके खिलाफ थे, किस में कार्रवाई चल रही है, कोई रिकॉर्ड दें। और इसके बाद नाइक साहब ने कहा कि सर मैं कल ही रिकॉर्ड जमा करा देता हूँ। अब 13 अगस्त तक ये मामला गया है और 13 को दोबारा जज साहब बैठेंगे और ये देखेंगे कि नीलामी किस तरह हुई और किसको जो जायदाद थी वो नीलाम किसके यहाँ की गई, किसको दी गई। अब वो बताया जा रहा है आज़ाद डिजिटल के ओनर हैं जी जी। को बासी साहब, मैं तो नहीं जानता। उन्होंने शायद उसको नीलामी में हिस्सा लिया और उनकी सबसे बड़ी बोली भी उन्होंने लगाई है। एक और आस्पेक्ट भी है मती भाई इसका कि 3 रुकनी बेंच के सामने ये मुकदमा लगा, लेकिन मरकज़ी केस नहीं लगा, CMAs लग गई। और अब बताया जा रहा है कि अवेलेबिलिटी ऑफ द बेंच के ऊपर मुनसर है 13 तारीख को, ज़ाहिरी बात है। और बताया जा रहा है 13 तारीख को जो 3 रुकनी बेंच उसकी सरबराही या अफरीदी साहब कर रहे होंगे, और क्या वो ख़ुद अपने सामने लगाना चाह रहे होंगे या अफरीदी साहब इस केस को, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। और क्या आपको लग रहा है क्यों कर जो CMAs हैं वो अचानक से लग गई और मरकज़ी केस नहीं लगा? देखिए, मरकज़ी केस लगना चाहिए था, और अच्छी बात यह है कि चले नोटिस जारी हो गए 13 अगस्त के लिए, और अब अगली समाअत पे नैब के लोग पेश होंगे
और वो जो प्ली बारगेन के हवाले से जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने जो सवाल उठाए हैं उनके जवाब देंगे। मगर ये यकीनन एक हैरत की बात है कि मरकज़ी केस क्यों नहीं लगा। अब मरकज़ी केस इसलिए नहीं लगा कि मरकज़ी केस लगता तो उसमें फ़ारूक नाइक साहब को दलाइल देने का मौका मिलता कि असल में केस है क्या, और असल में जो केस है उसका खुरा जो है वो हमारे आसिफ अली जरदारी साहब जो सदर ममलकत हैं उनकी तरफ जाता है कि ये जाली अकाउंट्स का केस था जिसमें ज़ैन मलिक ने प्ली बारगेन की थी। ज़ैन मलिक के साथ सदर आसिफ अली जरदारी भी जो हैं शरीक मुल्ज़म हैं। तो मुझे लगता है कि सिर्फ आज इन्हीं CMAs तक महदूद रखने के लिए खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने भी शायद कहा होगा कि बस CMA तक बहस को रखें, क्योंकि ओपन कोर्ट है। तो जब मरकज़ी केस खुलेगा तो ये ज़्यादा पोलिटिसाइज़ हो जाएगा, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी आ जाएगी। और आपको पता है जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो हैं वो कोई ऐसा केस ओपन कोर्ट में इस अंदाज से डिस्कस नहीं करते कि जिसमें बड़े बड़े सियासतदानों का नाम आ रहा हो। तो एक तो मुझे ये वजह लगती है कि मरकज़ी केस को जानबूझ के नहीं लगाया गया, और हो सकता है कि फ़ारूक नाइक साहब ने भी कहा हो कि भाई सिर्फ CMA ही करें, मरकज़ी केस की तरफ ना जाए। दूसरी बात ये, आप अदील सरफराज देख रहे हैं कि ये जो प्ली बारगेन है, ये प्ली बारगेन की शराइत क्या थी? क्या प्ली बारगेन के अंदर ये जो प्रॉपर्टीज़ अब ऑक्शन की जा रही हैं इनका ज़िक्र था? और क्या प्ली बारगेन के अंदर ये बाकायदा नैब को अलॉट कर दी गई थी, दे दी गई थी, लिख के दे दी गई थी कि ये नैब के हवाले और नैब इसको कर सकता है? तो क्या प्ली बारगेन से जब कोई बंदा मुल्ज़म मुकर जाता है तो क्या उसके बाद मामला जो है दोबारा से केस रीओपन हो जाता है या रेफरेंस नया दायर हो जाता है? या फिर अगर आपने एक मुआहदा किया है प्ली बारगेन के तहत ही कि भाई ये प्रॉपर्टीज़ जो है मैं आपको ऑथराइज़ करता हूँ कि अगर मैं अपनी इस प्ली बारगेन पे पूरा ना उतरा तो आप इन प्रॉपर्टीज़ को सेल कर सकते हैं या ऑक्शन कर सकते हैं। अब ये टर्म्स एंड कंडीशन अभी तक सामने नहीं आई, मगर बुनियादी तौर पे बात वही जस्टिस नईम अख्तर अफगान वाली है जैसे अमानत बता रहे थे कि जब एक प्ली बारगेन जो है फेल हो जाती है, जो एक्सिक्यूट ही नहीं होती, या प्ली बारगेन करने वाला मुल्ज़म जो है वो पीछे हट जाता है, तो फिर मामला वापस 0 पॉइंट पे चला जाता है। और 0 पॉइंट से मुराद यह है कि फिर रेफरेंस दायर होगा उसके ख़िलाफ़। प्ली बारगेन होती इसलिए है बेसिकली कि उसके ख़िलाफ़ कोई रेफरेंस नहीं होता, वो बारों बार ये मामला तय हो जाता है। लेकिन वो प्ली बारगेन भी नैब कोर्ट की इजाज़त से होती है, हमें ये नहीं भूलनी चाहिए, कानून है जो कानून है। तो जब नैब कोर्ट ने प्ली बारगेन की मंजूरी दे दी, इजाज़त दे दी, और उसके बाद मुल्ज़म पीछे हट गया, तो ऑब्वियसली फिर नैब कोर्ट जो है उस पर एक्शन ले सकती है। और वो क्या कार्रवाई हुई है वो अभी जब मरकज़ी केस लगेगा, वो डिटेल रिकॉर्ड आएगा तो उस वक्त पता चलेगा। मगर बज़ाहिर ये लग रहा है कि इस सारे मामले के अंदर फ़ारूक एस नाइक साहब की जो मौजूदगी है, सेनेटर फ़ारूक एस नाइक जो जुडिशल कमीशन के मेंबर भी हैं, और अब समझ आती है कि उनको जुडिशल कमीशन का मेंबर क्यों बनाया गया, तो वो उनका मकसद सिर्फ ये है कि आसिफ अली जरदारी तक जो है ये हीट जो है ना पहुँचे, और ना ही वो इस तरह ओपनली चीज़ें डिस्कस हों, क्योंकि जाली बैंक अकाउंट केस जो है वो जितना भी असली या जाली है उसके अंदर सदर आसिफ अली जरदारी के हवाले से जो इल्ज़ामात लगे हैं या दीगर मुल्ज़मान के ख़िलाफ़, अभी तक उनकी कोई वाज़ेह तौर पे वज़ाहत सामने नहीं हासिल है ना, वो सदर है। जी, बहुत से केसेस में उन्हें इम्यूनिटी हासिल है, और वो सदर बनते भी इसलिए, उन्हें पहले भी पता है कि सदर बन के बड़ा फ़ायदा हुआ। लेकिन एक बात ये देखें, फ़ायदा किसने नहीं उठाया। आजकल जो है जुडिशल कमीशन के जो वकला अरकान हैं, फ़ारूक एस नाइक हो गए, एहसन बून हो गए, तो ये वकला अरकान की तो चांदी हो गई है। जितने बड़े बड़े केसेस होते हैं इनमें इनको हायर कर लिया जाता है, दलाइल ये दें या ना दें, तारीख जल्दी मिल जाती है। आप देखें अपीलें भी जल्दी लग जाती हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आपने देखा जब बैरियर टाउन की अपीलें आई थी तो वो भी लग गई, और फिर उसके ऊपर जो आर्डर था वो आर्डर हमें डिफेंस बीट के रिपोर्टरों की तरफ से मौसूल हुआ। हाँ, वो एक दिन पहले अदालत में हाँ। अनाउंस होने से पहले हो गया था, यही बड़ा हैरान एक कौन दिन है। पहले ही वो अनाउंस हो गया था कि जनाब रिजेक्ट हो गया है बैरियर टाउन की अपीलें, और डिफेंस बीट के रिपोर्टर्स जो हैं वो पता लग रहा था कि ये उन्हीं के बनाए हुए टिक्कर हैं, क्योंकि एक आध टिक्कर में लिखा था कि ये मामला जो है 2 जजों को सौंपा गया था या 2 जज इस पर मामूर किए गए थे, मतलब इस तरह की लैंग्वेज कोर्ट, और आगे फिर ज़राए भी लिखा होता है। ज़ाहिर बात है अस्करी ज़राए होंगे, क्योंकि जब डिफेंस बीट के रिपोर्टर, कोर्ट रिपोर्टर्स को पता ही नहीं। अब देखिए अदील सरफराज जैसा मंझा हुआ रिपोर्टर जो है ये कह रहा है मुझे पता ही नहीं है यार, और वो नेक्स्ट डे और फिर डिफेंस बीट के रिपोर्टर ये जारी कर रहे थे। तो बहरहाल ये सारी जो एनॉमलीज हैं ना, मुझे लगता है कि अल्टीमेटली जब इस केस का कोई मंतकी अंजाम पहुँचेगा तो ये सारी एनॉमलीज भी क्लियर हो जाएंगी कि मामला
किस तरफ जा रहे हैं। तो अब दूसरी बात ऑक्शन की है, उसके ऊपर फिर हाँ जी। हमारे से भी पूछ ले। हमारे साथ ऑक्शन अब मेरे ख्याल से 3 ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी ऑक्शन हो चुकी है और बताया जा रहा है आज़ाद डिजिटल जो मुझे नहीं मालूम उसके ओनर कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो सामने आए हैं और उन्होंने उनको ख़रीदा और कुछ की अभी ऑक्शंस नहीं भी की गई। तो यानी नैब भी बड़ा मोहतात अंदाज में चल रहा है, ओपनली खुल कर भी नहीं आ रहा। गो के नीलामी का भी बड़ा भी रशीद साहब से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कल हम गए हैं नीलामी देखने के लिए, तो हमें एक कमरे में बिठा दिया गया नैब की जानिब से और कहा गया है कि आपको बताते हैं, और थोड़ी देर के बाद हमें बताया गया है जी नीलामी हो गई है। और जो तस्वीर आई है वो उस कमरे की आई है जिस कमरे में हम बैठे हुए थे, तो बार बार सी नीलामी हो गई। अब ये देखिए 11 बजे का टाइम दिया गया था और ये सारे पहुंच गए रिपोर्टर उधर, पहले तो इन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया, तो उसके बाद बताया गया कि जी 3 बजे होगी नीलामी। खबरें चली कि 3 बजे, हालांकि 11 बजे नीलामी हो चुकी थी और आज़ाद डिजिटल के जो हैं ऑनर उनको एक प्रॉपर्टी दे दी गई है 50 करोड़ और कोई 50-60 लाख में मार्की है। तो बाकी ये 6 प्रॉपर्टीज़ थी टोटल, और वैसे 8 थी जो अटैच की थी नैब ने, लेकिन उनमें से 2 जो थी वो प्ली बारगेन के वक्त वो क्लियर हो गई थी, तो 6 जो थी उनका मामला चल रहा था। उन 6 में से 3 की डील हुई है और ये बताया गया कि एक डील फाइनल हो गई है, मार्की वाली 50 करोड़ से ज़ायद रकम ली गई है उसमें। बाकी जो 5 हैं उनमें से 2 की बात हो चुकी है, मतलब, लेकिन नैब कह रहा है कि इसमें कीमत कम लगी है, बोली कम आई है। अब बोली लगाने वाले कितने लोग थे, कौन था, ये कोई पता नहीं। जैसे आपने बताया कि वो 11 बजे का टाइम था, रिपोर्टर मौजूद थे, तो वो उसी कमरे से तस्वीर सामने आई 3 बजे जाके कि नीलामी इधर ही हुई है, और वो पहले ही हो चुकी थी नीलामी। और अब 5 जो प्रॉपर्टीज़ हैं मतलब फ़ाइनल नहीं हुई उनमें से, और याया साहब ने भी स्टे से मुतल्लिक एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्डर दिया था 15-20 दिन पहले, और उन्होंने ये आर्डर दिया कि अगर कोई भी कोर्ट, नैब कोर्ट है, कोई भी कॉम्पिटेंट कोर्ट है, तो वो आर्डर करती है किसी भी केस में और उसके खिलाफ चाहे सुप्रीम कोर्ट में भी कोई बंदा आता है और वो स्टे लेना चाहता है, तो स्टे का मतलब ये नहीं है कि वो कार्रवाई रुक जाएगी, वो कार्रवाई चलती रहेगी। तो स्टे बेशक हो जाए तो उस पर अमल दरामद पहले होगा, चाहे बेशक फाइनल आर्डर में वो रिवर्स हो जाए। तो अब ये नीलामी जो है वो नहीं रुकी और आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई आर्डर नहीं दिया। देखें हमारे चीफ जस्टिस जनाब याहिया अफरीदी साहब की दूरअंदेशी से उन्हें पहले से मालूम हो जाता है कहाँ पर क्या ज़रूरत पड़ सकती है। हाँ, पहले से पेशबंदी कर लेते हैं। पेशबंदी कर आपको याद है आसफ सईद खोसर साहब ने भी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के एविडेंस के हवाले से खुद आगे थे, उस बेंच में शामिल हो गए और फिर उन्हें फैसला दिया कि ये जो ऑडियो वीडियो होती है ना, इसको बतौर एविडेंस इतनी आसानी से नहीं पेश किया जा सकता। और उसका पस मंज़र वो नासिर भट्ट साहब, मशहूर ज़माना फिल्म मेकर जो है नासिर भट्ट, जो बाद में सेनेटर बन गए, वो बड़े मशहूर फिल्म मेकर, उन्होंने एक खुफिया वीडियो अरशद मलिक साहब की बनाई थी जिसमें उन्हें एतराफ़ किया था कि पनामा केसों में कैसे सज़ाएं हुई हैं। तो उस वीडियो के मंजरेआम पे आने के बाद जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा तैयार हो गए और उन्होंने एक और केस में जो है ऑडियो वीडियो के एविडेंस को इतना मुश्किल बना दिया। तो मेरे ख्याल में जजेस जो हैं वो बड़े दूर अंदेश होते हैं, वो जो है ना उनकी दूर अंदेशी जो है वो मैं समझता हूँ बदकिस्मती से हमारे मुल्क में अपने ज़ाती मफाद के लिए होती है, इस्टेब्लिशमेंट के मफाद के लिए होती है, इस कौम के लिए, आइन के लिए और या कानून के लिए दूर अंदेशी नहीं होती। तो ये भी मुझे लग रहा है कि ये जो रूल बना दिया था चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कि नैब के अगेंस्ट जो भी अपील आएगी उनकी कार्रवाई नहीं रुकेगी, और ओवरऑल जो कार्रवाई रुकेगी नहीं। और वैसे भी आपको पता है कि यहाँ पे इतने जल्दी समाअत होती भी नहीं है, तो कार्रवाई ना रुकने का मतलब है कि बस ठीक है आप जारी रखें। अब मुझे बताएं, अगर कार्रवाई नहीं रुकेगी, अगला बंदा जायदादें ख़रीद लेगा, पेमेंट कर देगा, तो बाद में अगर फ़ैसला हो जाए कि ये सारी कार्रवाई गलत थी, तो फिर उस बंदे को क्या पेमेंट मिलेगी और किस रेट पे मिलेगी, और जायदाद तो वापस मिलेगी नहीं। पहले नवाज शरीफ के साथ ये हो चुका है शायद, वो एक जायदाद उनकी जो सेल हुई थी। इसमें एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है ना, कीमत बड़ी कम है, वो हज़ारों अरबों रुपए में, तो के आगे तो 50 करोड़ कुछ भी माने नहीं रखते। हो सकता है मलिक रियाज साहब कोई कह रहे हैं, हमारे असद साहब हैं जो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली थी कि 57 एकड़ की ये ज़मीन है, 2 अरब की इसकी मार्केट वैल्यू है, और ये जनाब 50 करोड़ में बेचती है। असद चौधरी साहब जो है, बड़ी इंटरेस्टिंग पोस्ट, तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग एक पोस्ट है। तो मेरे ख्याल में ये जो नीलामी हुई है ना, ये मैं समझता हूँ नैब ने अपनी इज़्ज़त की नीलामी कर दी। और ये एक रिटायर्ड जर्नल के होते हुए जो नैब का चेयरमैन था, जिनके बारे में तासुर यह है कि ये जब आते हैं किसी इदारे में तो बड़े सारे इदारे सीधे हो जाते हैं, ये अजीब सीधे हैं। ये वो नैब है जो सरकारी इदारों को और ब्यूरोक्रेट्स को, मिनिस्टरों को हथकड़ियाँ लगाते रहे कि भाई आपने पेपरा के कवायद और प्रोसीजर नहीं फॉलो किया जो है नीलाम करने के लिए या चीज़ों को एक्वायर करने के लिए,
और ख़ुद उन्होंने बंद कमरों के अंदर चोरों की तरह जो है एक जायदाद जो है वो ऑक्शन कर दी और मीडिया को उसकी एक्सेस भी नहीं दी। तो मैं समझता हूँ नैब के ख़िलाफ़ भी ये केस बनता है और अब उसमें पता ये नहीं चलेगा कि ये असल में ये फ़ैसला जो है बंद कमरे का क्या रिटायर्ड जनरल साहब ने किया था जो अब नैब के चेयरमैन हैं, या उनके किसी मतहत अफसर ने किया था। मगर बज़ाहिर ये एक क्लियर केस है करप्शन का, करप्ट प्रैक्टिस का, कि आपने नॉन ट्रांसपेरेंट तरीके से एक स्टैचूटरी बॉडी जो सारे जहाँ को लेक्चर देता फिरता है ट्रांसपेरेंसी, ओपननेस और ऑनेस्टी, ठीक है ना, और शफाफियत का, तो उसने ये काम किया। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं अब आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाना चाहूँगा। लास्ट वीक या बल्कि तकरीबन 2-3 हफ्ते हो गए हैं, हमारे सीनियर कोलीग हैं एजाज सैयद साहब, उन्होंने 2 डिफरेंट स्टोरीज़ की थी। अब मैं इस केस को आज जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो मुझे दोनों वो स्टोरीज़ मिलती जुलती नज़र आ रही हैं, सदर आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से और कि उन्हें फारग किया जाए। जी हाँ, और दूसरी खबर थी बैरिया टाउन मलिक रियाज साहब का। फारग होने का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया था उन्होंने यही कहा था कि एक तब्दीली आएगी। जी, तब्दीली और आएगी सदर ईवान सदर के अंदर। अब आपको ये दोनों खबरें जुड़ती नज़र नहीं आ रही इस मौजूदा हालात में? अभी हम आज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, फारूक एश नायक साहब दोनों कश्तियों पे सवार हैं, वकील वो जरदारी साहब के भी हैं और मलिक रियाज साहब के भी हैं, और ये केस भी जरदारी साहब तक पहुँचता है। तो एजाज सैयद साहब के ऊपर जिस तरह की तनकीद हुई है, ट्रोलिंग हुई है, मुझे लगता है बहुत सारी नाजायज़ भी है। जी डेफिनेटली, देखें जरदारी साहब कोई इतनी इजी पोजीशन में नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अब उनकी सेहत भी वो वाली नहीं है। तीसरी बात यह है कि डेफिनेटली कंटीजेंसी प्लान जो है हमारी इस्टेब्लिशमेंट हर वक्त बनाती रहती है कि ये हो गया तो ये करेंगे, ये हो गया तो ये करेंगे। इसको कंटीजेंसी प्लान कहते हैं, जिसको जनरल मुशर्रफ कहते थे वॉर गेमिंग। तो ये वॉर गेमिंग होती है जो भी है जैसे, लेकिन यह कि वो करते रहते हैं। तो डेफिनेटली एक वॉर गेमिंग में ये भी आया होगा कि अगर खुदा न खासा जरदारी साहब सेहत ख़राब है, कुछ हो गया, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, सेहत दे, तो फिर व्हाट नेक्स्ट। तो वो प्लानिंग ज़रूर किसी न किसी सतह पे हुई होगी। अब ये जो केस बन रहा है, ये जो जैन मलिक के ऊपर जो केसेस बन रहे हैं और नायब ने जिस तरह जल्दबाजी का मुजाहरा किया है, प्रॉपर्टीज़ को ऑक्शन करना शुरू कर दिया है, लगता है कि ये एक प्रेशर ज़रूर बिल्ड किया जा रहा है। चाहे ये प्रेशर 27वीं आइनी तरमीम के लिए है, पीपल्स पार्टी को कोर्स करने के लिए है, चाहे ये प्रेशर जो है तमाम PTI को थोड़ा सा गैर ज़रूरी उम्मीद दिलाने के लिए है, क्योंकि 14 अगस्त की भी कॉल है, प्रोटेस्ट का भी एक माहौल बना हुआ है। क्या ये प्रेशर जो है कोई लंबे प्लान्स हैं? फील्ड मार्शल साहब के हवाले से बड़ी बातें जो हो रही हैं, जिसको फ़ौज के तर्जमान को भी अब तरदीद करना पड़ गई है कि दिस इज़ नॉनसेंस। जब इतनी ज़्यादा मरतबा हुकूमत की सतह पर और इतने आला तरीन सतह पर जब तरदीदें होती हैं पाकिस्तान में, तो लोगों को यकीन हो जाता है कि ये तरदीद से ज़्यादा जो ख़बर है ना उसका वज़न है, कुछ ना कुछ तो है। तरदीद ना करें तो हम कहते हैं तरदीद नहीं कर रहे, इसका मतलब है खबर ठीक है। देखिए ना, तरदीद इस मुल्क में तरदीद जो है ना उस पर लोग यकीन नहीं करते, क्योंकि इन लोगों ने 78 साल में इतना कुछ देख लिया है कि ये तरदीदें अब कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि तरदीदें बहुत कुछ होती रही हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो कुछ भी इस केस के अंदर हो रहा है, और फिर देखें ख्वाजा आसिफ साहब ने अब क्या हाल ही में जो एक बयान दिया, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो ट्वीट की कि पुर्तगाल में 80% से ज़्यादा 50% से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी जो है उन्होंने पुर्तगाल में रेजिडेंसी ले ली है, इन्वेस्टमेंट कर लिया है, पैसा सारा उधर शिफ्ट कर लिया है। और ख्वाजा आसिफ के इस बयान का पस मंज़र ये बताया जा रहा है कि सियालकोट में उनका जो इलाका एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं रेवेन्यू के, उनको गिरफ़्तार किया गया था करप्शन के केसेस में, तो वो बड़े नालां थे और इस वजह से उन्होंने पूरी ब्यूरोक्रेसी को रगड़ दिया। पूरी ब्यूरोक्रेसी को इश्तियाल दिलाया शहबाज शरीफ को प्रेशर में लाने के लिए कि ये बंद करे सब कुछ। तो जब पूरी ब्यूरोक्रेसी को इश्तियाल दिला दिया कि यार ये नून लीग पागल हो गई है, ये हम सारों को उसने जलील कर दिया है, तो ज़ाहिर बात है एक रिएक्शन आया ब्यूरोक्रेसी से। तो फिर शहबाज शरीफ साहब भी दबाव में आए। अब शहबाज शरीफ साहब में दबाव में तो आ गए, लेकिन अब उनके पास अख्तियार नहीं था। तो हुआ ये कि वो सारा दबाव पे शहबाज शरीफ साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को मुंतकिल कर दिया, बजाय कि भाई ये ब्यूरोक्रेसी सिर्फ हमारे लिए नहीं, काम तो ये आपके लिए कर रही है। तो फिर मुझे लगता है कि कोई ज़राए कह रहे हैं कि कोई थोड़ी बहुत रिलीफ मिली है अमानत के पास, कोई खबर नहीं। ये सोशल मीडिया पे ये आ रहा था कि आप ख्वाजा साहब भी खामोश हो गए हैं और नॉन लीगी जो रहनुमा है उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि इस तरह का कोई मामला नहीं था, उनका पर्सनल उस पर नहीं था काम। एंटी करप्शन वाले कोई कार्रवाई कर रहे थे तो चीफ सेक्रेटरी साहब से रिक्वेस्ट की गई थी, तो उन्होंने शायद उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, जिसकी वजह से जब मामला सामने आया तो अब मामला जो हैं वो सेटल हो चुके हैं
तो आप ख्वाजा साहब भी खामोश हैं क्योंकि उनके इस्तीफे की बातें भी वो दूसरी साइड से चाह रही थी। इसमें एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मालिक साहब ने भी स्टोरी की है करप्शन के हवाले से, 200 अरब रुपए और करप्शन की लिस्टें और नाम पीपल्स पार्टी और नून लीग, और रात को भी नून लीग के एक MPA हैं नईम एजाज साहब जो ब्लू वर्ल्ड के भी को ओनर हैं, उनके घर पर भी छापा पड़ा है, 3 लोग वहाँ से गिरफ्तार हो गए। ये आप क्या देख रहे हैं? अभी आपने 27वीं तरमीम का तज़किरा किया था जरदारी साहब का नाम लेते हुए, तो क्या उस 27वीं तरमीम की कामयाबी और 18वीं तरमीम जो है उसके रिवर्सल में ये कारामद हो सकते हैं? इस तरह के केसेस, इस तरह की फाइलें, क्या हो क्या रहा है इसमें? थोड़ा सा आप अपना ओपिनियन देंगे। देखिए, अभी तक जो खबरें सामने आ रही हैं, सबसे बड़ा जो एक वाक़या हुआ है, मैं समझता हूँ साबिक़ चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड को ख़त्म करने के लिए एक साजिश की जा रही है। सेनेटर रज़ा रब्बानी ऐसे शख्स हैं कि वो इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी के ख़िलाफ़ कभी भी इतना इंतहाई इकदाम नहीं उठाते कि वो एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डालें। सर वो और तो ये वोट वो भी उनके देखिए अपनी ना, मर्जी के ये तो खिलाफ वो दे हैं देते हैं कि जो अपनी ज़मीर के ख़िलाफ़ जो वोट दे रहे होते हैं वो भी पार्टी की अमानत समझते हैं, रो धो लेते हैं लेकिन वोट पार्टी को देते हैं। आपको याद है फौजी अदालतों का जो एहसास हुआ था बाद अदान में उन्होंने वो कहा था कि मैं बाद में तो सबको हो जाता है। बाद में जब आपने रो धो लिया तो फिर एहसास का क्या वोट। बहरहाल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो 18वीं तरमीम है ये पीपल्स पार्टी की बिल्कुल वैसे ही एक मीरास है, लाइक जैसे कि वो क्लेम करते हैं कि भुट्टो ने 1973 का आइन दिया। सही है। तो जो भुट्टो के 1973 के आइन के साथ पीपल्स पार्टी ने किया, अब वो अपनी 18वीं तरमीम के साथ भी बज़ाहिर वही करने जा रही है। और अगर ऐसा ना होता तो रज़ा रब्बानी साहब जो हैं वो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना बड़ा संगीन इल्ज़ाम ना लगाते। और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उसी शाम बिलावल भुट्टो जरदारी से भी उनकी मुलाकात हुई है और कोई ना कोई गिले शिकवे ज़रूर हुए होंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये 18वीं तरमीम को डेफिनेटली रिवर्स करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 18वीं तरमीम से 2 काम हुए थे। एक तो ये कि पॉलिटिकली जो सूबे थे वो एम्पावर हुए थे, दूसरा ये कि इकनॉमिकली जो वफाक की जो वसाइल थे उनमें एक बड़ा शेयर जो है सूबों को दिया गया था। और बल्कि एक तीसरा ये हुआ था कि जो सूबों के वसाइल हैं, जो मादनियात हैं और उनका कंट्रोल और उनका भी एक बड़ा शेयर जो है वो सूबों के हवाले कर दिया गया था। और ख़ास तौर पे फटा मर्जर के बाद जो है खैबर पख्तूनख्वा जो है सही मायनों में एम्पावर हुआ था। तो बाद में अब लगता ये है कि ये जो एक नया माहौल बन रहा है इन्वेस्टमेंट का, जिसमें फील्ड मार्शल की एक अनप्रेसिडेंटेड मुलाकात है वाइट हाउस के अंदर सदर ट्रंप के साथ, और फिर वो ऐलानात हैं कि तेल की तलाश के लिए अमेरिका पाकिस्तान में आएगा। तो इस पस मंज़र में मुझे लगता है कि जो ट्राइबल एरिया है वो मिनरल्स की वजह से बड़ा अहम है, और मिनरल्स के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली कानून नहीं पास कर रही। बलूचिस्तान में जो हुआ है वो भी चैलेंज हो गया है। और तो इस वजह से मुझे लगता है कि 18वीं तरमीम को रोल बैक करने का प्रोग्राम है कि जो फाटा का जो मर्जर हुआ है उसको अंडू किया जाए, उन इलाकों को वफाक के कंट्रोल में दिया जाए, और फिर वफाक जो है अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे मादनियात के एग्रीमेंट भी करे, ऑयल एक्सप्लोरेशन भी करे। ये ऑयल एक्सप्लोरेशन जो है मेरे ख्याल में एक वो बफर क्रिएट किया गया है, असल में मसला वही मादनियात का है, वो एक टाइम बाय किया गया है और जस्ट टू इंश्योर के वहाँ पे ऑयल एक्सप्लोरेशन के नाम पे वो जो भी सरमायाकार हैं अमेरिका के या इंटरनेशनल कंपनी वो वहाँ पे आएँ, रसाई उनको मिल जाए। और उसके बाद तो क्योंकि ऑयल एक्सप्लोरेशन में सूबों का इतना वो नहीं होता, हालांकि रज़ा रब्बानी के मुताबिक ऑयल और मिनरल दोनों के अंदर सूबों की रजामंदी बहुत ज़रूरी है। मगर बहरहाल ऑयल का एक पुराना चल रही है चीज़, तो ऑयल के नाम पे उनको रसाई तो ज़रूर दी जाएगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि 18वीं तरमीम जो है, जैसा कि आपने पूछा, उसको डेफिनेटली रोल बैक करने का प्रोग्राम है। और जो NFC में भी जो महसूलात में जो ज़्यादा शेयर सूबों को मिला है वो वफाक का शेयर कम हो गया। जब वफाक का शेयर कम होता है तो आपको पता है इस्टेब्लिशमेंट का शेयर कम हो जाता है, दिफाई बजट के ऊपर बड़ा असर पड़ता है, और इस वजह से भी ये मामला जो हैं अब वापस बैक टू ज़ीरो पॉइंट लाने की कोशिश हो रही है। बहरहाल इसमें मालूम हो रहा है कि कुछ, मैं आज सुबह पढ़ रहा था किसी जगह पर कि शायद फील्ड मार्शल की एक और मुलाकात भी जल्द मुतवक्के है डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ। अच्छा, और देखें अब क्या होता है आगे चलकर। आज के इस व्लॉग से इतना ही। मुझे मथुला जान साहब को और अमानत किशोरी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।